हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल हमने पढ़ा कि तार्किक क्रियाएं और अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि जो व्यक्ति अतार्किक क्रियाएं करता है ये क्यों करता है। अतार्किक क्रियाएं कल ही मैंने बताया था कि जिनमें लक्ष्य और साधन इनका समायोजन नहीं हो पाता, सामंजस्य नहीं हो पाता, लक्ष्य कुछ और है, साधन कुछ और है, तो ऐसी क्रियाओं को अतार्किक क्रियाएं कहते हैं। और जो लक्ष्य और साधन में जिनमें सामंजस्य होता है तो वो तार्किक क्रियाएं कहलाती हैं, सोच विचार करके जो की जाती है। अतार्किक क्रियाओं के पीछे कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, इनको आज हम स्टडी करेंगे कि व्यक्ति क्यों अतार्किक क्रियाएं करता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अवधारणा है वो है विशिष्ट चालक, कि व्यक्ति क्यों करता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ विशिष्ट चालक, कुछ विशिष्ट उत्प्रेरक होते। चालक का माने उत्प्रेरक, की जो आपको प्रेरित करें कि ऐसा करो। कोई चीज हम करते हैं तो हमारे पीछे एक उत्प्रेरणा होती है, हमें कोई चीज फोर्स करती है कि ये चीज तुम करो, तो जो चीज उत्प्रेरित करे व्यक्ति को। अब ये चीज क्या होती है? ये होती है हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, यानी कि हमारे मनोभाव। ठीक, हमारे जो मनोभाव होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं इसमें। तो हमारे फीलिंग्स और हमारे इमोशंस जो कि विशिष्ट चालक के अंतर्गत आते हैं। अब ये क्या होते हैं? इनको बोला जाता है रेसिड्यूज या फिर अवशिष्ट। अवशिष्ट क्या होते हैं? तो परेटो ने कहा कि यदि हम समस्त क्रियाओं में से तार्किक क्रियाओं को निकाल दें तो बाकी जो भी बचेगा वो अवशिष्ट क्रिया के अंतर्गत आएगा, यानी कि अतार्किक कहलाएगा। मतलब कि जो व्यक्ति लक्ष्य और साधनों को जो चीजें ध्यान में रखते हुए करता है, उन चीजों को यदि हम हटा दें तो बाकी जो चीज बचती है वो सब कुछ अवशिष्ट माना जाएगा। अवशिष्ट में क्या आ जाएगी? अतार्किक क्रियाएं। ठीक, तो ये चीज इन्होंने बताई कि तार्किक क्रिया को निकाल दिया क्रिया में से तो जो बचा वो अवशिष्ट है। अब ये अवशिष्ट के प्रकार भी इन्होंने बताए कि मनुष्य को वो किस तरीके से उत्प्रेरित करते हैं कि मनुष्य क्रियाएं करता है, अतार्किक क्रियाएं करता है, किस तरीके से उसको प्रेरणा मिलती है। तो इन्होंने 6 प्रकार के विशिष्ट चालक बताए या 6 प्रकार के रेसिड्यूज बताए जो कि मनुष्य को उत्प्रेरित करते हैं कि वो अतार्किक क्रियाएं करता है, वो लक्ष्य और साधनों में सामंजस्य वाली क्रियाएं नहीं करता, ऐसे ही अपने फीलिंग्स और इमोशंस पे बेस्ड होकर क्रियाएं करता है। तो पहला इन्होंने बताया सम्मिलन के विशिष्ट चालक। सम्मिलन के विशिष्ट चालक में क्या होता है कि व्यक्ति क्या है कि विरोधी और समान जब दो चीजों को मिक्स कर देता है तो वहां पे उसके दिमाग में एक इंडिकेशन जाता है और वो एक्शन लेता है। जैसे कि क्या हुआ कि कभी बिल्ली रास्ता काट गई किसी का, अब उसको ये चीज लगी, उसके दिमाग में पहले से ये फीड है, उसको लगा कि बिल्ली रास्ता काट गई है मीन्स दिन अशुभ होगा। अब दिन अशुभ एक अलग बात है, बिल्ली का रास्ता काटना एक अलग बात है, लेकिन हमने उसको सम्मिलित कर दिया, कोरिलेट कर दिया। तो सम्मिलन के चालक में व्यक्ति दो विरोधी या दो समान चीजों को कोरिलेट कर देता है और फिर वो एक्शन लेता है। दूसरा होता है स्थायित्व के विशिष्ट चालक। स्थायित्व के विशिष्ट चालक में क्या होता है? यहाँ पे व्यक्ति संबंधों को स्थायित्व देने की कोशिश करता है, जो उसके संबंध होते हैं, जो उसके सामाजिक रिलेशन होते हैं, उनको अधिक स्थायी बनाने की कोशिश करता है। कोई भी उसका रिलेटिव है, कोई भी उसका संबंधी है, तो जैसे हम लोग विश करते हैं, सुबह का विश किया गुड मॉर्निंग, या फिर उसका बर्थडे वगैरह आया तो हमने उसको विश किया हैप्पी बर्थडे, या किसी का कोई ओकेज़न आ रहा है, स्पेशली किसी की एनिवर्सरी, बर्थडे, कुछ भी आ रहा है तो हम उसको विश करते हैं, कुछ चीज़ें उसको गिफ्ट में देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि इससे जो हमारे रिलेशन हैं वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होंगे, बहुत ज़्यादा स्थायी होंगे। अब जैसे कल का ही एग्जाम्पल ले लो कि करवा चौथ। अब करवा चौथ क्यों रखा जाता है? इसके पीछे जो औरतें हैं वो क्या सोचती हैं कि इससे उनके संबंधों में सुदृढ़ता आएगी। ठीक है, वो अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिव करने के लिए ये चीज़ करती हैं।
तो स्थायित्व के विशिष्ट चालक जहाँ पे वो अपने संबंधों को सुदृढ़ता बनाए रखने के लिए या सुदृढ़ बनाए रखने के लिए चीजों को करता है। तीसरे प्रकार के विशिष्ट चालक जो कि परेटो ने बताए वो है अभिव्यक्ति के विशिष्ट चालक, कि हम अपनी जो फीलिंग्स हैं या जो अपने इमोशंस हैं उनको किस तरीके से हम अभिव्यक्त कर पाते हैं। जैसे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तो खुशी को हम किस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, बहुत ज़्यादा, हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हंस करके और पार्टी कर करके, मतलब सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे इमोशंस क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हम, तो दुख को हम कैसे उसको हम अभिव्यक्त करते हैं। दुख को हम एकदम एकांत में उदास बैठ गए, कुछ भी नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, तो किस तरीके से हम अपने एक्शंस को अभिव्यक्त करते हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं हम उनको अभिव्यक्त करते हैं अपनी क्रियाओं के माध्यम से, तो वहां पे आते हैं अभिव्यक्ति के विशिष्ट चालक। चौथा है सामाजिकता के विशिष्ट चालक। अब देखिए, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाजीकरण होता है उसका बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक, वो कुछ ना कुछ समाज से सीखता ही जाता है, चीज़ों को ग्रहण ही करता है। तो इस समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत सारे मूल्य, बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है, ग्रहण करता है। तो जो चीज़ें वो समाज से ग्रहण करता है उनके बेस पर जो एक्शन वो करता है उसको कहते हैं कि यहाँ पे आएगा सामाजिकता के विशिष्ट चालक। ठीक, कि हमने जो चीज़ समाज से सीखी उसी के आधार पर, हमारे मूल्यों के आधार पर, हमारे जो हमें प्रेरणाएं दी जाती हैं उनके आधार पर, तो ये सब कुछ सामाजिकता के विशिष्ट चालक में आ जाता है। फिर पांचवा है व्यक्तित्व संगठन। मनुष्य का खुद का अपना एक व्यक्तित्व होता है, उसकी खुद की एक पर्सनैलिटी होती है और वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही एक्शन करता है। जैसे कुछ टीचर, अब टीचर का एग्जाम्पल ले लो, कुछ टीचर होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, स्ट्रिक्ट टीचर की, तो वो बहुत ज़्यादा कठोर व्यवहार करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, तो वो बिल्कुल हंसी मजाक वाला माहौल बनाए रखते हैं। कुछ लोगों का मिक्सअप होता है, जैसे मेरे जैसे लोग, तो वो हंसी मजाक भी करते हैं, स्ट्रिक्टली भी बिहेव करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति कुछ एक्शन ऐसे करता है जो कि उसके व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे उसकी पर्सनैलिटी होती है वैसे वो एक्शन करता है। तो ये होता है व्यक्तित्व संगठन के विशिष्ट चालक। और छठा है यौन संबंधी विशिष्ट चालक। जैसे हमने किसी को देखा, अब अगर लड़की है तो वो किसी बॉय की तरफ अट्रैक्ट हुई, या कोई बॉय है तो वो किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ। अब इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, कोई तर्क तो है नहीं, ना ही कोई लक्ष्य साधन है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यौन संबंधी विशिष्ट चालक यहाँ पे कार्य करते हैं कि उसको अट्रैक्शन फील हुआ, उसको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, उसको सामने वाला पर्सन अच्छा लग रहा है कि ये हाँ अच्छा है, ये मेरे साथ में हो तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन वाली, जहाँ पे यौन संबंधी चीज़ें, यानी कि अट्रैक्शन, हमें चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, तो वहाँ पे ये आएगा। तो ये 6 प्रकार के विशिष्ट चालक होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं मनुष्य को, यानी कि 6 प्रकार के इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं जो कि मनुष्य को प्रभावित करती हैं और जिनसे प्रभावित होकर के मनुष्य अपनी क्रियाएं करता है। अब ये क्रियाएं तो कर ली उसने, ठीक, ये तो कर लिया उसने। अब इन क्रियाओं को वो सही कैसे साबित करेगा, किस तरीके से वो साबित करेगा कि ये उसके जो एक्शन हैं वो सही है, तो इसके लिए वो भ्रांत तर्क देता है। भ्रांत तर्क का मतलब हुआ झूठे तर्क देना, झूठे प्रमाण देना। जैसे कोई काम आप करके आओ और आपके पेरेंट्स आपसे पूछें कि ये काम आपने क्यों किया, तो आप कुछ ना कुछ बहाना उनको पकड़ा देते हो। कोई काम आप कर करके आओ, टीचर क्लास में पूछे कि आपने ये कार्य क्यों किया, तो आप कुछ ना कुछ बात या कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रीजन उनको देते हो कि हमने ये कार्य इसलिए किया। तो भ्रांत तर्क व्यक्ति अपनी अतार्किक क्रियाओं को सही साबित करने के लिए यूज करता है। जो वो अतार्किक क्रियाएं करता है इमोशंस के आधार पर, सपोज वो रो रहा है, कोई पूछ रहा है कि क्यों रो रहे हो, तो वहां पे वो तर्क दे देगा कि हाँ हम इसलिए रो रहे हैं, ये तर्क है हमारा। तो भ्रांत तर्क जो कि अतार्किक क्रियाओं को सही साबित करने के लिए देता है पर्सन। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के भ्रांत तर्क व्यक्ति देता है। कौन कौन से? पहला देता है वो उद्घोषणा या फिर
दृढ़ कथन। कई बारी हम लोग कोई काम करते हैं और कोई पर्सन आकर के हमसे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो हम बहुत ज़्यादा एकदम जोश में आकर के, बहुत ज़्यादा तो गुस्से में या मुट्ठियों को भींच करके कि हाँ ये चीज़ हम करेंगे, ये ऐसे करेंगे, इससे कई बार नहीं होता कि हम बोलते हैं कि हाँ हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, ये चीज़ ले करके, तो मुट्ठियाँ भींचना या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करना इस तरीके से कि सामने वाला फिर दूसरी बार पूछे ही ना, इतना डर जाए, तो ये इसको बोलते हैं उद्घोषणा या फिर दृढ़ कथन, कि हमने अपने मनोभावों से ही हमने उसको डरा दिया। तो ये चीज़ उद्घोषणा या दृढ़ कथन में आती है कि हमने अपनी क्रिया को सही साबित करने के लिए ये चीज़ करी। फिर दूसरा, हम सही साबित करने के लिए अपने एक्शन को क्या करते हैं, हम प्राधिकार का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि आपने ये क्यों किया, तो हम बोलते हैं हमें हक है, हमें ऐसा करने का अधिकार मिला है। कई बारी तो हम यहाँ तक आ जाते हैं, बोल देते हैं कि हमें तो संविधान ने अधिकार दिया है। तो प्राधिकार का मतलब हुआ कि हम अपने अधिकारों की बात करने लगते हैं कि हमें ये चीज़ हक है, हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम ऐसे बात करते हैं और अपनी क्रियाओं को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। थर्ड प्रकार इन्होंने बताया कि मनोभावों की अनुरूपता, जैसे कोई काम आपने किया, अब उसके स्पष्टीकरण कोई व्यक्ति मांग रहा है कि क्यों किया, तो आपने अपने मनोभाव उसी के अनुरूप बना लिए जैसा आपने काम किया था। कोई गुस्से वाला काम करके आए हैं तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में, हाँ तो किया तो क्या कर लोगे, तो इस तरीके से। या फिर कोई बहुत ज़्यादा हंसने वाला या कोई खुशी वाला काम करके तो बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ में आप बताएंगे, बहुत ज़्यादा ब्लश के साथ में आप बताएंगे। या फिर कोई दुख वाला, कुछ भी दुखी करने वाली चीज़ें हैं तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे। तो हमारे मनोभावों को हमारे एक्शन के अनुरूप दर्शा करके हम अपनी क्रियाओं को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। हम बताते हैं कि हाँ, जैसे हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, हमने ये चीज़ ऐसे कर डाली। या फिर हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो हम इस वजह से उदास होके बैठे हैं। या फिर कोई पूछता है कि आपने इतना पार्टी सेलिब्रेट क्यों करी, तो हम बोलते हैं अरे हम भैया खुश थे बहुत ज़्यादा, इस वजह से हमने किया। तो अपने मनोभावों को हम दर्शा देते हैं उसी के अनुरूप जिस तरीके से हमने एक्शन किया था। फोर्थ टाइप है भ्रांत तर्क का, मौखिक प्रमाण दे करके। मौखिक प्रमाण मतलब कई बार ना हम लोग पूछा पाछी करने लगते हैं, अच्छा हमने किया था, देखो ये चीज तुमने देखी है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास कोई रिटर्न में तो कुछ है नहीं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, मौखिक प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं। घर में ये चीज अक्सर देखी जा सकती है कि व्यक्ति कोई कार्य करता है, फिर पूछते हैं कि तुमने ये चीज की या ये चीज नहीं करी, तो उसका क्या प्रमाण है, तो हम बोलते हैं देखो इन्होंने देखा था या फिर इन्होंने ये चीज हमें करने को बोली थी। तो मौखिक रूप से हम अपने मुंह से बोल करके मौखिक रूप से प्रमाण देने की कोशिश करते हैं कि ये कार्य हमने इसलिए किया और ये कार्य सही है। तो अपनी अतार्किक क्रियाओं को हम भ्रांत तर्क, इन 4 प्रकार के भ्रांत तर्कों के आधार पर सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें अतार्किक क्रियाओं की स्टडी करनी है तो हम कैसे करते हैं, हम मनोभावों को देखते हैं, फिर मनोभाव किस तरीके के हैं, उनके पीछे कौन कौन से भ्रांत तर्क हैं, इन सभी को हम समझते हैं और इनका सबका अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण करते हैं। उसके बाद हम उसकी तार्किक तरीके से स्टडी करते हैं। तो ये था परेटो का थ्योरी। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जो परेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत है उसके बारे में। तो ये जो लेक्चर है इसको आप नोट कर लीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।